तो पिछली क्लास में हम लोगों ने गैसियस स्टेट में गैस लॉस पे ध्यान दिया था, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुसॉक लॉ वगैरह, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो नेक्स्ट वन इज द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सारे गैस लॉस को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक्सप्लेन कर सकती है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ये कंसीडर करती है कि गैस के मॉलिक्यूल्स, गैस छोटे छोटे पार्टिकल्स की मिलकर बनी होती है। These particles are called molecules. The gases are made up of large number of particles known as molecules. सर ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन नहीं अभी पढ़ा है, मतलब उसका इफ्यूजन वाला पार्ट नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, गैसेस डिफ्यूज होती हैं और गैसेस जब डिफ्यूज होती हैं तो वो अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है। तो गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन, गैस के पार्टिकल अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ यहाँ मूव कर रहे हैं। तो गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम मेजर कर सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय द गैस पर टाइम, स्पीड ऑफ दिस गैस मॉलिक्यूल्स। या इस कंटेनर के अंदर पहले n1 मोल गैस थी, t टाइम के लिए कंटेनर को ओपन किया फिर बंद कर दिया, n2 मोल ऑफ गैस बची, तो इसमें नंबर ऑफ मोल डिफ्यूज हो गए n1 माइनस n2 अपॉन t। तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टाइम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिफ्यूज पर यूनिट टाइम will be the rate of diffusion of the gas. Rate of diffusion of gas minus dp by dt भी ले सकते हैं। The rate of change of pressure of this gas, अगर गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पे ली गई है तो जैसे जैसे डिफ्यूज होती जाएगी उसके मोल कम होते जाएंगे तो उसी रेशो में प्रेशर कम होता जाएगा। या कांस्टेंट था तो वॉल्यूम कम होता जाता, तो चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम या चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। मतलब डिफ्यूजन के कारण गैस की जो प्रॉपर्टी चेंज होगी उस प्रॉपर्टी का चेंज डिफ्यूजन का रेट आपको दे देगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अलग अलग तरह से लिया जा सकता है। गैसेस जब डिफ्यूज होती हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब गैसेस डिफ्यूज होती हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन तीन बातों पे डिपेंड करे। ये गैस किस प्रेशर पे है, प्रेशर इसको फोर्स देगा बाहर निकलने को। तो अगर हम एक गैस को फोर्स देते जाए तो वो गैस ज्यादा तेजी से बाहर निकलेगी, लेकिन आपने प्रेशर कांस्टेंट रख दिया। टेम्परेचर ज्यादा रहता तो गैस के मॉलिक्यूल की आरएमएस स्पीड ज्यादा रहती, वो ज्यादा बाहर तेजी से निकलते, मगर आपने टेम्परेचर भी कांस्टेंट रख दिया। तो फिर गैस की डिफ्यूजन इसके मॉलिक्यूलर साइज, वेट पे डिपेंड करेगी। हल्के मॉलिक्यूल ज्यादा तेज भागेंगे, हेवी मॉलिक्यूल धीरे भागेंगे। तो गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन उनके मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। At constant temperature and pressure, rate of diffusion of a gas is inversely proportional to square root of its molecular mass. लेकिन Pm इक्वल टू लिख सकते हैं DRT, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रहे तो मॉलिक्यूलर मास डेंसिटी के प्रोपोर्शनल रहता है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कैन आल्सो बी टर्म्ड एज rate of diffusion is directly proportional to square root of inverse rate of diffusion is inversely proportional to square root of density। ये दो फॉर्मूले हैं ग्राम्स लॉ के, लेकिन अगर इन फॉर्मूले में हम कांस्टेंट टर्म लाएं तो ये के कांस्टेंट आता जो टीपी पे डिपेंड करेगा। तो एक गैस पर अगर आप रेट ऑफ डिफ्यूजन कराते हैं उस गैस का, तो किस टेम्परेचर प्रेशर पे करा रहे हैं उसके आधार पर ये के बदलेगा। इसको हटाने के लिए हम एक गैस, अधिकतर ग्राम्स लॉ के क्वेश्चन में एक गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन मेजर नहीं किया जाता है, दो गैसेस का मेजर किया जाता है और ये देखते हैं कि एक गैस के कंपैरिजन में दूसरी गैस कितनी फास्ट जा रही है, रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो R1 बाय R2 इज इक्वल टू रूट ओवर M2 बाय M1, इन दोनों गैसेस का रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन ये रहेगा। ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। लेकिन मान लीजिए एक कंटेनर के अंदर जो दोनों गैसेस है वो सेम प्रेशर पे नहीं है। अगर आपने एक कंटेनर के अंदर दो गैसेस को लिया तो ये तय है
कि ये दोनों सेम टेम्परेचर पे होंगी। यू कैन नॉट मेंटेन टू डिफरेंट टेम्परेचर फॉर अ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस। आप एक मिक्सचर के अंदर दो गैसेस है तो दोनों का टेम्परेचर अलग नहीं रख सकते, एक कंटेनर के अंदर है वो, दोनों का वॉल्यूम अलग नहीं रख सकते। लेकिन अगर आपने N1 मोल गैस 1 के लिए रखे हैं, N2 मोल गैस 2 के लिए रखे हैं और N1 ज्यादा है, तो गैस 1 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा गैस 2 के पार्शियल प्रेशर से। मतलब अंदर इनके पार्शियल प्रेशर अलग हो सकते हैं, जाहिर है वो मोल के रेशो में इनके प्रेशर होंगे। सपोज गैस 1 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है और ये दोनों गैसेस, यहाँ से गैस मिक्सचर डिफ्यूज होके बाहर निकल रहा है गैस मिक्सचर, तो इस गैस मिक्सचर में गैस 1 और गैस 2, अब इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन डिसाइड करने वाला फैक्टर गैस 1 का मॉलिक्यूलर मास तो होगा ही, लेकिन उसका पार्शियल प्रेशर भी होगा, गैस 2 का मॉलिक्यूलर मास होगा और उसका पार्शियल प्रेशर भी होगा। If the two gases are there in a same container but at different partial pressure, मॉलिक्यूलर मास जिस गैस का कम होगा वो तेज निकलेगी, मॉलिक्यूलर मास जिस गैस का ज्यादा होगा वो धीरे निकलेगी, लेकिन हो सकता है उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो और वो उसको फोर्स दे रहा हो। तो ऐसा हो सकता है कि हेवी मॉलिक्यूल ज्यादा तेज निकल जाए। सपोज ये M2 बड़ा है M1 से, ये हेवी मॉलिक्यूल है, मगर ये P2 बहुत बड़ा है P1 से, तो हो सकता है कि यहाँ निकलने वाली गैस में गैस 2 ज्यादा हो। मतलब प्रेशर इस केस में अफेक्ट करेगा डिफ्यूजन को, टेम्परेचर भी कर रहा है, प्रेशर मॉलिक्यूलर मास दोनों अफेक्ट कर रहे हैं। तो आपको इस फॉर्मूले के बजाय R1 by R2 is equals to P1 by P2 रूट ओवर M2 by M1, ये फॉर्मूला यूज कर लेना चाहिए। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जब गैसेस सेम पार्शियल प्रेशर पे रहती हैं तो अपने आप ये प्रेशर हटकर ये हो जाएगा। अच्छा, ये पार्शियल प्रेशर का रेशियो है एक मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए, तो ये मोल रेशियो भी हो सकता है, बिकॉज प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल रहता है कांस्टेंट टीवी। ठीक है, तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में इस तरह का हम काम करेंगे। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में ये फॉर्मूला जब हम यूज करते हैं तो इससे कई टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, अच्छा अभी तो ये एक फॉर्मूले की बात हो गई। अगर कोई गैस बहुत हाई प्रेशर पर है एक कंटेनर के अंदर, सपोज ये लो प्रेशर पर है और अपन ने इसमें इसका ढक्कन हटा दिया, ये गैस डिफ्यूज होकर बाहर जाएगी। ये डिफ्यूजन हो रहा है, गैस लो प्रेशर पर है और एक बड़े ऑरिफिस से, एक बड़े एरिया से बाहर निकल रही है। तो इस गैस के मॉलिक्यूल को बाहर जाने के लिए मॉलिक्यूलर मास बस अफेक्ट करेगा और ये गैस बाहर जा रही है। लेकिन एक गैस बहुत हाई प्रेशर पे एक कंटेनर के अंदर है और एक बहुत छोटे से ऑरिफिस से बाहर निकल रही है, इन दैट केस ये काफी हाई प्रेशर पे थी और एक छोटे से ऑरिफिस से बाहर निकल पाई, ये ऑरिफिस बहुत छोटा है, तो इसको, इस गैस के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, अंदर प्रेजेंट प्रेशर और इस ऑरिफिस का साइज भी इसके डिफ्यूजन को अफेक्ट करेगा। यहाँ पर ये ऑरिफिस का साइज अफेक्ट नहीं कर रहा था इसके डिफ्यूजन को, तो ये डिफ्यूजन जब एरिया ऑफ ऑरिफिस पे भी डिपेंड करेगा, देन इट इज कॉल्ड इफ्यूजन। तो इफ्यूजन जब होता है तो गैस बड़ी तेजी के साथ छोटे से ऑरिफिस से तेजी से निकलती है, हीट और साउंड प्रोड्यूस करती है, दिस इज इफ्यूजन। तो इफ्यूजन इज अ केस ऑफ डिफ्यूजन where diffusion takes place from a very narrow orifice at a very high pressure. In that case, rate of effusion will be equals to Pa upon root over 2 pi RT M होता है, जहां पर इफ्यूजन जो Pa अपॉन रूट ओवर 2 पाई RTM होता है, जहां P इस गैस का अंदर प्रेशर नहीं है, ये P इस गैस का अंदर और बाहर प्रेशर का डिफरेंस है, लेकिन हम जनरली मानते हैं कि ये गैस बाहर नहीं थी, इसलिए अंदर का प्रेशर ही क्वेश्चन में रख देंगे, इसलिए वो टेंशन नहीं है। एरिया ऑफ ऑरिफिस, अगर ऑरिफिस स्क्वायर है तो R स्क्वायर ले लेंगे या सर्कुलर ऑरिफिस ले लेंगे, सर्कुलर ऑरिफिस भी हो सकता है तो पाई R स्क्वायर ले लेंगे, तो एरिया ऑफ ऑरिफिस आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस टेम्परेचर।
डिफ्यूजन और इफ्यूजन में एक खास बात का फर्क रहता है, डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रहता है, इफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। अगर आप गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ जाएगी, आरएमएस स्पीड बढ़ेगी, ये तेजी से बाहर जाएंगे। लेकिन इफ्यूजन के फॉर्मूले में टी नीचे आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे इफ्यूजन कम होगा। अगर आपने गैस का टेम्परेचर बढ़ाया, गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ गई, लेकिन स्पीड बढ़ गई तब तेजी से बाहर निकलना चाहेंगे, मगर ऑरिफिस छोटा है तो अधिकतर यहाँ जाके टकरा के बाउंस बैक होके अंदर आ जाएंगे। इससे अच्छा होता कि टेम्परेचर कम रहता, स्ट्रीमलाइन वे में सारे बाहर चले जाते। तो ये इफ्यूजन का फॉर्मूला है। ठीक है। अच्छा, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के क्वेश्चंस एक तो इस टाइप के आते हैं, एक कंटेनर में आपने 2 मोल हीलियम, 5 मोल नाइट्रोजन गैस ली थी। व्हाट इज द एवरेज मॉलिक्यूलर मास? एक क्वेश्चन तो ये था कि व्हाट आर देयर रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन, इनका रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू, हीलियम 2 मोल है, नाइट्रोजन 5 मोल है, टोटल 7 मोल है। हीलियम का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? टोटल प्रेशर P है, क्वेश्चन में नहीं दिया तो भी जरूरत नहीं है। हीलियम का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? 2/7 इंटू P। और नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? 5/7 इंटू P। तो ये फार्मूला लगाएंगे क्योंकि दोनों गैस सेम पार्शियल प्रेशर पे नहीं है अंदर। तो partial pressure of helium in the container upon partial pressure of nitrogen root over molecular mass of nitrogen upon molecular mass of helium. Rate of diffusion of helium upon rate of diffusion of nitrogen will be equals to partial pressure of helium 2/7, अल्टीमेटली ये 2/5 ही आएगा यहाँ पर, और ये जो आएगा 28/4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन यहाँ से आ जाएगा। एक क्वेश्चन इस टाइप से इसको हम बना सकते थे, लेकिन तो ये हो जाएगा कितना? 2/5√7। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। इस क्वेश्चन को अब हम एक दूसरा क्वेश्चन बना सकते थे कि व्हाट विल बी द एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस मिक्सचर दैट विल बी पास इनिशियली। यहां से जो इनिशियली गैस मिक्सचर निकलेगा, सबसे इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 पे, उस गैस मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? इस गैस मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना रहेगा? तो इस गैस मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास पहले हम निकालेंगे। तो ये हमने निकाल लिया है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम को लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम अपॉन टाइम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिफ्यूजिंग अपॉन टाइम विल बी 2/5√7 अपॉन 1। ये 2/5√7 आ रहा था, अपॉन में ये 1 है, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन इन दिस मिक्सचर विच इज इफ्यूजिंग, वो 2/5√7 अपॉन 1 इस रेशो में होंगे। तो इस गैस मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? जब उसमें इतने मोल हीलियम के होंगे तब यहाँ 1 मोल नाइट्रोजन होगी। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द इनिशियली डिफ्यूजिंग मिक्सचर विल बी 2/5√7 अपॉन 2/5√7 प्लस 1 इंटू, ये हीलियम का है तो इंटू 4 प्लस 1/2/5√7 प्लस 1 इंटू 28। ये क्या कर दिया मैंने? एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना है,
एक गैस का मोल फ्रैक्शन इनटू उसका मॉलिक्यूलर वेट प्लस दूसरी गैस का मोल फ्रैक्शन इनटू उसका मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ गैसेस का आपको मोल रेशो पता था। इस तरह से एवरेज मॉलिक्यूलर मास इस गैस मिक्सचर का निकाल सकते हैं। वीडियो डिस्कनेक्ट हो रहा है, सभी लोगों को वीडियो प्रॉपर समझ और वॉइस और वीडियो प्रॉपर आ रहा है? हैंड रेस करके बताइए। जिसको नहीं आ रहा है वो हैंड रेस मत करो, बाकी जिसको वीडियो और ऑडियो प्रॉपर आ रहा है वो हैंड रेस करो। मैक्सिमम हैंड्स रेज है। तो आपके कनेक्शन में कुछ दिक्कत होगी जिसको वीडियो प्रॉब्लम दे रहा है। यहां पर अगर आपने एम एवरेज ऐसे निकाल लिया होता 5/7 इंटू 28 प्लस 2/7 इंटू 4, तो ये तो इस मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास आता जो आपने अंदर लिया है। क्वेश्चन में पूछा है मॉलिक्यूलर मास उस गैस का जो यहां से निकल रही, तो पहले यहां का मोल रेशो आपको चाहिएगा। ठीक है, ये एक बात आई। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के कुछ क्वेश्चन इससे आते हैं, मतलब ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को मिक्स कर दिया गया है इसमें। और एवरेज मॉलिक्यूलर मास किसी गैस मिक्सचर का कैसे निकलता है? एक गैस का मोल फ्रैक्शन इनटू उसका मॉलिक्यूलर मास प्लस दूसरी गैस का मोल फ्रैक्शन इनटू उसका मॉलिक्यूलर मास एंड सो ऑन। तो यही फार्मूला मैंने यहां लगा लिया है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को एक अलग ढंग से करा जाता है। इसी क्वेश्चन का एक अगला फॉर्मेट, आपने 5 मोल नाइट्रोजन 2 मोल हीलियम का एक मिक्सचर लिया था। इसमें नाइट्रोजन गैस ज्यादा क्वांटिटी में है, इसमें नाइट्रोजन गैस ज्यादा क्वांटिटी में है। नाउ सपोज हीलियम लेकिन हल्की गैस है, मॉलिक्यूलर मास 4 है, इसका मॉलिक्यूलर मास 28 है, हीलियम ज्यादा फास्टर मूव करेगी। सपोज आप क्वेश्चन ये बोल दिया गया है कि इन अ कंटेनर नाइट्रोजन एंड हीलियम आर टेकन एट द रेशो 5:2 by mole, how much steps will be required to make a mixture of helium and nitrogen into 5:2 रेशो? आपको कितनी स्टेप्स लगेंगी कि हीलियम और नाइट्रोजन का 5:2 रेशो वाला मिक्सचर बन जाए? How many number of steps will be required to obtain a mixture of helium and nitrogen in the mole ratio 5:2? तो ये ऐसा हो जाएगा क्योंकि जब ये डिफ्यूजन शुरू होगा तो हीलियम हल्की होने के कारण ज्यादा जाएगी आगे, नाइट्रोजन कम रहेगी, तो हीलियम का प्रपोर्शन बढ़ता जाएगा। तो हमें कितनी स्टेप चाहिएगी जिससे कि हीलियम का प्रपोर्शन इतना हो जाए 5:2? तो सपोज आप इसको पहले स्टेप डिफ्यूजन में ले गए, आपने यहां से मिक्सचर को डिफ्यूज करा के इस कंटेनर में ले आए, फिर यहां से इसको डिफ्यूज करा के इस कंटेनर में ले आए, फिर यहां से इसको डिफ्यूज करा के इस कंटेनर में ले आए, यहाँ 5:2 रेशो आ गया, तो नंबर ऑफ स्टेप्स हमें चाहिए। तो क्वेश्चन को इस तरह से कर लेंगे कि पहला स्टेप डिफ्यूजन अगर हम करते तो rate of diffusion of helium upon rate of diffusion of nitrogen equals to partial pressure of helium upon partial pressure of nitrogen √28/4 लिखते। इसको क्या लिख सकते थे? नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम बाय टी। इसको क्या लिख सकते थे? नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन बाय टी। टी कैंसिल हो जाता, हीलियम के मोल 2 है तो ये 2/5 होता, प्रेशर रेशो मोल रेशो के बराबर होगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन 2/5 √7 अपॉन 1 आता। तो ये क्या है? पहले स्टेप डिफ्यूजन के बाद का मोल रेशो इस कंटेनर में। अब ये मिक्सचर जब डिफ्यूज होगा तो फिर यही फार्मूला हम लगाएंगे।
तो n डैश ऑफ हीलियम ये सेकंड वाले में अपॉन n डैश ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू, अब इस मिक्सचर का मोल रेशो ये है 2/5√7/1। तो 2/5√7 इंटू √28/4 rate of diffusion of helium upon rate of diffusion of nitrogen equal to partial pressure of helium upon partial pressure of nitrogen √molecular weight of nitrogen upon molecular mass of helium। ये फार्मूला लगेगा। जब यहां लगाएंगे तो यहां का मोल रेशो रखेंगे, ठीक है, यहां लगाया, फिर जब यहां लगाया तो यहां का मोल रेशो रखेंगे और यहां पे मोल रेशो ये है। एक बार फिर √7 की टर्म आ गई तो ये √7 का स्क्वायर कर देगी, तो ये सेकंड स्टेप हो गई। फिर ये जो रहेगा ये यहाँ का मोल रेशो हो गया और इसको आगे ले जाएंगे तो ये मोल रेशो, ये पहले वाला मोल रेशो अगले स्टेप में जाएगा। एक बार √7 फिर आ जाएगा तो क्यूब हो जाएगा। तो ऐसे इसको इक्वेट कर देंगे कहां से, 5/2 इक्वल टू 2/5√7 की पावर n, वेयर दिस n विल गिव यू द नंबर ऑफ स्टेप्स। ये n आपको नंबर ऑफ स्टेप्स दे देगा। इस तरह से आइसोटोप्स का सेपरेशन किया जाता है और नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट कर ली जाती है। हाँ, तो ये ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में ये एक फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आपको लगभग सभी को पता है, उसके पोस्टुलेट्स वापस से डिस्कस करने का मतलब नहीं है। थ्योरी ऑफ गैसेस एंड काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस। थ्योरी के पोस्टुलेट्स आपको पता है, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस, अगर एक कंटेनर के n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं तो किसी एक साइड n/3 मॉलिक्यूल्स जा रहे होंगे तीनों डायमेंशंस में, तो PV इक्वल्स टू 1/3 mn v स्क्वायर, PV equals to 1/3 mn v square will be the kinetic equation of gases, where m is the mass of one gas molecule, n dash is the number of gas molecules, n dash number of gas molecules होगा, number of moles, जबकि PV equals to nRT में ये जो n होता था ये नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ये नंबर ऑफ मोल्स होता था। अगर वन मॉलिक्यूल गैस का ले रखा है तो PV is equals to 1 एवोगाड्रो नंबर RT लिखते हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखते हैं, PV इक्वल्स टू 1/3 mv स्क्वायर, क्योंकि तब n डैश 1 होता। अगर एक मॉलिक्यूल लिया है मतलब n डैश 1 है तो गैस के मोल 1/n0 है, तो 1/n0 RT विल बी इक्वल्स टू 1/3 mv स्क्वायर। तो इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा और ये हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी दे देगा
ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन सिंगल मॉलिक्यूल, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑन सिंगल मॉलिक्यूल हो जाएगी। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का फार्मूला हो जाएगा। अच्छा, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी पर मॉलिक्यूल है, पर मॉलिक्यूल से लगता है कि ये एब्सोल्यूट होनी चाहिए। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है पर मॉलिक्यूल, ऐसा लगता है कि एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी तो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, वो कि वो मॉलिक्यूल किस स्पीड से जा रहा था। लेकिन इसको मेजर करने में आप ये जो टी यूज करोगे, ये तो एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है जो एवरेज वैल्यू देता है काइनेटिक एनर्जी की। R by N नॉट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होगा, तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल विल बी 3/2 kT ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ द गैस विल बी 3/2 RT। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी 3/2 nRT, n मोल गैस के लिए। तो ये काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस है, जिसका भी डेरिवेशन 11th क्लास के बुक में दिया रहता है। इसमें मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहते हैं, n डैश नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहते हैं, एक कंटेनर के अंदर मूव कर रहे हैं और कंटेनर की वॉल से टकरा रहे हैं। तो हम निकाल लेते हैं कि इस कंटेनर की वॉल से कितना फोर्स लगा रहे हैं, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यहां निकाल लेते हैं, तो वो फोर्स आ जाता है। तो काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला। अगली बात आती है मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। किसी कंटेनर के अंदर गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, इनकी वेलोसिटीज को 3 तरह से बताया जा सकता है। एवरेज वेलोसिटी, √8 RT अपॉन पाई m, RMS वेलोसिटी, √3 RT अपॉन m। RT को लिख सकते थे PV अपॉन n, इसी प्रकार से RT को यहां भी लिख सकते हैं PV अपॉन n। और तीसरा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, √2 RT अपॉन m और √2 PV अपॉन nm। एवरेज वेलोसिटी या RMS वेलोसिटी या MP वेलोसिटी केवल गैस के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करती है। ये प्रेशर पे, वॉल्यूम पे या नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड नहीं करती है, बिकॉज PV अपॉन n विल रिमेन कांस्टेंट as long as T will remain constant। तो RMS वेलोसिटी गैस के नेचर पे डिपेंड करती है और उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, किसी गैसियस सिस्टम में अगर मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न देखें, मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न वो इस टाइप का रहता है। द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल,
द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग सम पर्टिकुलर वेलोसिटी। किसी गैसियस सिस्टम में ऐसे मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन बेहद कम रहता है जिनकी वेलोसिटी बेहद कम रहती है, ऐसे मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन भी बेहद कम रहता है जिनकी वेलोसिटी बेहद ज्यादा रहती है। मगर किसी गैसियस सिस्टम में एक वेलोसिटी ऐसी होती है जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई किए रहते हैं। दिस इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं है, मगर ये वो वेलोसिटी जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के पास है, ये एवरेज के आसपास ही कहीं रहेगी। तो ये रूट ओवर 2 RT अपॉन m होती है, जबकि एवरेज एक्चुअल में 8 RT अपॉन पाई m होता है। तो एवरेज वेलोसिटी इससे थोड़ी हायर रहती है, आरएमएस वेलोसिटी इससे और हायर रहती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर ये ग्राफ चपटा होके आगे खिसकता है। मतलब हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर एमपी वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ जाती है। पहले वीएमपी ये हुआ करती थी, अब वीएमपी ये है। टेम्परेचर बढ़ाने पर एमपी वेलोसिटी बढ़ गई है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाइंग दैट वेलोसिटी घट जाता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ये ग्राफ फ्लैट होता जाएगा और अल्टीमेटली एट इनफाइनाइट टेम्परेचर सारे मॉलिक्यूल्स के पास इनफाइनाइट वेलोसिटी रहेगी और सारे मॉलिक्यूल सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो ये मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज है, उनके फॉर्मूलेज है। फॉर्मूले याद रखिए, जेई मेन के लिए तो आपको सिंपली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं जेई मेन में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रियल गैसेस, डिविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। यहां से गैसेस स्टेट का ज्यादा कॉन्सेप्चुअल पार्ट स्टार्ट होता है जब रियल गैसेस की बारी आती है। आइडियल गैसेस, आइडियल गैस इक्वेशन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को पूरी तरह ओबे करती है। किसी आइडियल गैस के लिए पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पूरी तरह फॉलो होता है एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक आइडियल गैस सारे टेम्परेचर्स पे, सारे प्रेशर पे, सारे गैस लॉस को ओबे करती है, उसके लिए पीवी ग्राफ एग्जैक्टा रहता है। तो एक गैस गैस लॉस को ओबे कर रही है एट ऑल दी टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ये आइडियल गैस है। लेकिन कोई रियल गैस अगर होती तो वो लो प्रेशर रीजन में, ये लो प्रेशर है, यहां पर तो गैस लॉ को फॉलो करती, बॉयल्स लॉ को, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर गैस पे बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे वो या तो ऐसे चली जाती, मतलब वो यहाँ से नॉन आइडियलिटी शो कर रही है। जिस प्रेशर पे उसका वॉल्यूम ये होना चाहिए था, इसका वॉल्यूम उससे ज्यादा आ रहा है। मतलब रियल बिहेवियर उसका ये है कि उसके आइडियल वॉल्यूम के कंपैरिजन में उसका रियल वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब ये गैस पॉजिटिव डिविएट कर रही है। लेकिन अगर कोई गैस नेगेटिव डिविएट करती तो उसका ग्राफ इस टाइप से चला जाता, जिस प्रेशर पे वॉल्यूम आइडियली इतना आना चाहिए था एक्चुअल में वॉल्यूम उससे कम आ रहा है, ये नेगेटिव डिविएशन है। तो गैसेस आइडियल बिहेवियर से डिविएट करती हैं और उनके इस डिविएशन को हम सभी को ऑडियो वीडियो प्रॉपर दिख रहा है? हैंड रेस करके बताइए ऑडियो वीडियो प्रॉपर आ रहा है तो। ठीक है,
तो किसी गैस का रियल बिहेवियर पीवी अपॉन एनआरटी का जो है Z फॉर एन आइडियल गैस Z इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। किसी आइडियल गैस के लिए Z हमेशा 1 रहता है, लेकिन Z नॉट इक्वल टू 1 होना रियल बिहेवियर है गैस का। Z का वेरिएशन कैसे होता है? किसी गैस के लिए Z प्रेशर के साथ वेरी करता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 273 केल्विन। आइडियल होती तो गैस के लिए Z हमेशा 1 ही रहता, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम के लिए Z 1 से बड़ा रहता है, नाइट्रोजन के लिए Z 1 से छोटा रहता है, और छोटा होता है, मिनिमम को रीच करता है फिर बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और नीचे जाता है फिर ऊपर उठता है। ये गैसेस का बिहेवियर है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अलग अलग टेम्परेचर पर अगर गैस का बिहेवियर देखना है तो देखते रिस्पेक्ट टू प्रेशर ही है, लेकिन एक ही गैस के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे देखते हैं। टेम्परेचर इक्वल टू T1 पर गैस का बिहेवियर, कोई गैस थी, टेम्परेचर T1 पर उस गैस का बिहेवियर CO2 जैसा था। टेम्परेचर बढ़ाया तो नाइट्रोजन जैसा हो गया, टेम्परेचर और बढ़ाया तो हीलियम जैसा हो गया, टेम्परेचर और बढ़ाया तो हाइड्रोजन जैसा हो गया। मतलब T4 इज ग्रेटर देन T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1 होने पर ये लाइन जो थी ये डेविएट ज्यादा कर रही थी ये 1 वाली लाइन से, लेकिन फिर उसके पास आने लगती है। मतलब हाई टेम्परेचर पे गैस कम डेविएट करती है। तो फाइनल कंक्लूजन इसका क्या रहता है? एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर गैस नियरली आइडियल बिहेव शो करती है, लेकिन एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर गैस डिविएट करती है और रियल बिहेवियर शो करती है। ठीक है, तो ये कंक्लूजन है गैसेस का बिहेवियर इस टाइप का रहता है। व्हाई गैसेस डिविएट्स फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, इसको समझाने के लिए वान डेर वाल इक्वेशन दी जाती है। वान डेर वाल इक्वेशन ये कहती है कि गैसेस आइडियल बिहेवियर से डिविएट क्यों करती है, बिकॉज काइनेटिक्स ऑफ गैसेस के दो पोस्टुलेट आइडियल गैसेस पे पूरी तरह एप्लीकेबल है, मगर रियल गैसेस के लिए वो ठीक नहीं है। गैसेस आर द स्टेट्स ऑफ मैटर, तो एक मैटर पार्टिकल का वॉल्यूम ऑफ 0 नहीं ले सकते, चाहे जितना भी छोटा पार्टिकल क्यों ना हो वो। मतलब ये मानना कि गैसेस स्मॉल पार्टिकल्स की मिलके बनी होती हैं जिनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, 0 होता है, 0 वॉल्यूम वाले मैटर पार्टिकल हो ही नहीं सकते। और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स नहीं होता है, ये भी मानना गलत है। गैसेस में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इसीलिए गैसेस एडियाबेटिक एक्सपांशन कराने पर ठंडी हो जाती हैं, और मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स थे, इनको आपने एडियाबेटिक एक्सपांशन कराया, बाहर से कहीं से हीट आई नहीं, ये अट्रैक्टिव फोर्स था। इस अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट करने के लिए गैस अपने काइनेटिक एनर्जी कम कर लेते हैं, गैस मॉलिक्यूल, और ठंडे होकर लिक्विफाई हो जाते हैं। दिस इज जूल थॉमसन इफेक्ट। अपॉन एडियाबेटिक एक्सपांशन द टेम्परेचर ऑफ द गैस लोअर्स, बिकॉज गैस में अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। ये जूल थॉमसन इफेक्ट है। गैस में अगर रिपल्सिव फोर्स होते और आप इसको एक्सपांड करा देते तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ भी जाती सिस्टम की, तो गैस गर्म भी हो सकती है जूल थॉमसन इफेक्ट में। तो वान डेर वाल इक्वेशन P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल्स टू एनआरटी। गैसेस के मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल का फाइनाइट साइज होता है,
जिसके कारण ये करेक्शन टर्म आती है बी। गैसेस के मॉलिक्यूल में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होते हैं, उसके कारण ये करेक्शन टर्म आती है ए। तो एन मोल गैस के लिए वान डेर वाल इक्वेशन, मोल गैस के लिए वान डेर वाल इक्वेशन, जहां ए इट इज अ मेजर ऑफ attractive forces among the gas molecules, या this A it is a measure of ease of liquefaction of the gas। ये गैस के लिक्विफाई होने का ईज का मेजर है। किसी गैस का वान डेर वाल कांस्टेंट ए जितना ज्यादा रहता है, वो उस गैस में अट्रैक्टिव फोर्सेस उतने ज्यादा रहते हैं और वो गैस जल्दी इजीली लिक्विफाई हो सकती है। इसी प्रकार से ये बी वान डेर वाल कांस्टेंट है, इट इज मोलर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। बी की वैल्यू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन नॉट होती है, मीटर क्यूब पर मोल। तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स के साइज पर डिपेंड करता है। और बी एक तरह से मेजर ऑफ रिपल्सिव फोर्स होता है। बी की वैल्यू बी जो है इट इज अ मेजर ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द गैस। बी की वैल्यू ज्यादा रहेगी तो कंप्रेसिबिलिटी कम रहेगी। जिस गैस के लिए वान डेर वाल कांस्टेंट बी की वैल्यू ज्यादा रहती है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी कम रहती है, वो उसको आप आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते। एक तरह से ये मेजर ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस है। तो ये वान डेर वाल इक्वेशन है। वान डेर वाल इक्वेशन इन ग्राफ्स को एक्सप्लेन कर पाती है। एट लो प्रेशर, जब प्रेशर लो रहता है तब वॉल्यूम ज्यादा रहता है, तो V के रिस्पेक्ट में B निग्लिजिबल रहता है। तो P प्लस ए बाय वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी को हम नियरली इक्वल टू V ही लिख पाएंगे। तो P प्लस ए बाय वी इक्वल्स टू आर टी, और P इक्वल्स टू आर टी माइनस ए बाय वी PV। और दोनों तरफ आर टी से डिवाइड करें तो अपॉन आर टी अपॉन आर टी अपॉन आर टी करेंगे, ये 1 हो जाएगा और ये Z हो जाएगा। तो Z इज इक्वल टू 1 माइनस ए बाय आर टी वी। किसी गैस के लिए Z 1 से इतने टर्म छोटा होना चाहिए। तो गैसेस के लिए Z 1 से छोटा आ रहा है लो प्रेशर रीजन में जब गैस है। तो ये ग्राफ में हम देख रहे हैं लो प्रेशर रीजन में गैस के लिए Z 1 से छोटा है इतनी वैल्यू से। और जिस गैस के लिए A ज्यादा रहेगा, उस गैस के लिए Z 1 से ज्यादा छोटा रहेगा। मतलब जो गैस ज्यादा इजीली लिक्विफाइबल गैस रहेगी, CO2 ज्यादा इजीली लिक्विफाइबल है, तो CO2 के लिए Z ज्यादा नीचे जा रहा है। लेकिन एट हाई प्रेशर वॉल्यूम कम रहता है गैस का, तो बी निगलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन प्रेशर खुद बहुत हाई है, तो पी के रिस्पेक्ट में ए बाय वी स्क्वायर को पी लिखा जा सकता है। तो पी इंटू वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी, और पीवी माइनस पीबी इक्वल्स जाएगा आर टी। तो पीवी इज इक्वल्स हो जाएगा आर टी प्लस पीबी। तो पीवी अपॉन आर टी इक्वल्स टू आर टी अपॉन आर टी प्लस पीबी बाय आर टी। Z इक्वल्स टू 1 प्लस पीवी बाय आर टी आ जाएगा, और Z 1 से बड़ा आएगा। तो हाई प्रेशर रीजन में Z 1 से सभी गैसेस के लिए बड़ा है। इन द इंटरमीडिएट प्रेशर रेंज, ये पूरी इक्वेशन ही सिंपलीफाई करनी पड़ेगी आपको।
तो ये वान डेर वाल इक्वेशन इस तरह से गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है. Why gases deviates from ideal behavior and how should they behave? यशोवर्धन. सर इसमें मेरे को ये नहीं समझ में आया कि जैसे अपन ने बोला कि प्रेशर हाई है तो वॉल्यूम मतलब प्रेशर लो है तो वॉल्यूम हाई है, तो A बाय RTV की टर्म फिर स्मॉल हो जाएगी. तो मतलब जैसे अपन और प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो कर्व नीचे लेकिन जा रहा है, प्रेशर खुद ही छोटा है ना. पर ए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कर्व. बात ये है, इसका जो फाइनल इक्वेशन होता है PV इक्वल्स टू RT माइनस A बाय RTV. PV by RT is equals to 1 minus A by RTV plus PV by RT plus A by RTV स्क्वायर. वो जो भी एक्सप्रेशन आता पूरा सिंप्लीफाई करने पर वो एक्सप्रेशन कहां तक आपको ये ग्राफ देता और कहां कौन सी चीज निग्लिजिबल हो जाती, वो तो प्रैक्टिकल डिसाइड करने वाली बात है ना. मतलब आप जो कह रहे हो कि प्रेशर लो रहेगा, वॉल्यूम हाई रखेंगे, इसके रिस्पेक्ट में निगलेक्ट होगा, ये टर्म और छोटी हो जाएगी, मगर ये भी छोटी है. तो इक्वेशन में एक लेवल तक इसको हम बड़ा मानेंगे, मतलब वो मानेंगे क्या, वो तो रहेगा और इसका इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन फिर इसका इफेक्ट आने लग जाएगा, तब ये कर्व घूमना शुरू कर देगी. वो जो तुम कह रहे हो उसका इफेक्ट आएगा तभी तो वो कर्व घूमती है. तो वान डेर वाल इक्वेशन के हिसाब से Z इज इक्वल टू 1 माइनस A बाय RTV होता है. लो प्रेशर पे Z इज इक्वल 1 प्लस PV बाय RT होता है. हाई प्रेशर पे, इंटरमीडिएट प्रेशर की हम बात अगर ना करें तो वो इंटरमीडिएट प्रेशर की रेंज क्या होगी वो डिपेंड करता है कि ये अप्रोक्सीमेशन कब इनवैलिड होने लगे जो हमने यहाँ दोनों किए, वहां से वो इंटरमीडिएट प्रेशर डिसाइड हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, ये एक्टिव फोर्सेस के कारण हो रहा है क्योंकि जब किसी गैस का Z 1 से छोटा रहता है मतलब उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट रहते हैं, और Z जब ग्रेटर देन 1 आता है तब उसमें रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट रहते हैं. किसी गैस के लिए Z P रियल अपॉन P आई लिखा जा सकता है, या किसी गैस के लिए Z V रियल अपॉन V आइडियल लिखा जा सकता है. तो अगर किसी गैस का रियल प्रेशर उसके आइडियल प्रेशर से बराबर है तो वो गैस के लिए Z1 है, वो आइडियल है. और अगर उसका रियल प्रेशर आइडियल प्रेशर से ज्यादा आ रहा है मतलब Z1 से बड़ा है और 1 से बड़ा है रिपल्सिव फोर्सेस है. अगर गैस में रिपल्सिव फोर्सेस हो तो मॉलिक्यूल आइडियली जितने फोर्स से कंटेनर की वॉल पे टकराना चाहिए उससे ज्यादा फोर्स से टकराएंगे और हेंस रियल प्रेशर आपको ज्यादा देंगे आइडियल प्रेशर से. और यदि आप प्रेशर कांस्टेंट करना चाहोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा गैस का. तो Z1 से छोटा होता है इस टर्म से, और ये छोटा होने पर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट रखता है, तो ये रिपल्सिव अट्रैक्टिव फोर्सेस की टर्म बन गई और ये रिपल्सिव फोर्सेस की बन गई. तो किसी गैस के लिए A बाय RTV को बराबर कर दें PV बाय RT से तो वो रियल गैस लगभग आइडियल बिहेवियर करने लग जाती है. तो रियल गैस लगभग आइडियल बिहेवियर करने लग जाती है क्योंकि उसमें अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे को कंपनसेट कर लेते हैं, तो मॉलिक्यूल आइडियल प्रेशर ही लगाने लगता है. ऐसा जब होगा तो वो टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर कहलाएगा. तो किसी गैस का बॉयल्स टेम्परेचर A बाय RB आता है. यदि कोई गैस अपने बॉयल्स टेम्परेचर पे ली जाए तो वो रियल गैस होने के बावजूद भी वो आइडियल बिहेवियर शो करेगी. ठीक है. एंड क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ अ गैस. किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर 8A अपॉन 27 RB होता है. क्रिटिकल टेम्परेचर 8A अपॉन 27 B स्क्वायर होगा और क्रिटिकल वॉल्यूम क्रिटिकल टेम्परेचर 8A अपॉन 27 RB, क्रिटिकल प्रेशर
A/27 b स्क्वायर होगा, तो Z इक्वल टू 3/8 आएगा एट क्रिटिकल कंडीशन किसी गैस के लिए। जब कोई गैस अपने क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम पे रहती है, 1 मोल गैस, तब उसका Z 3/8 होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? अगर आपने एक कंटेनर में एक गैस ले रखी है और आपको इसको लिक्विफाई करना है प्रेशर लगा के, तो प्रेशर लगाने से आप क्या करते हो, मॉलिक्यूल को पास लाते हो, लेकिन यदि उस गैस का टेम्परेचर ज्यादा है तो ये मॉलिक्यूल के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है कि ये पास आने के बावजूद भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को। आपको इनकी काइनेटिक एनर्जी कम करनी पड़ेगी तभी अट्रैक्ट होकर लिक्विफाई होंगे, मतलब आपको टेम्परेचर भी कम करना पड़ेगा। तो अगर किसी का टेम्परेचर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है तब आप उसको प्रेशर अप्लाई करके लिक्विफाई नहीं कर सकते, चाहे आप कितना ही प्रेशर उस पर लगा दें। सो द मैक्सिमम प्रेशर एट विच अ गैस कैन बी लिक्विफाइड इज इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पर आप किसी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, यदि उससे ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो वो गैस लिक्विफाई नहीं होगी, चाहे आप कितना ही प्रेशर उस पर लगा लो। तो जिस गैस में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा रहते हैं, ए ज्यादा रहता है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा आता है। क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है इसका मतलब गैस इजीली लिक्विफाई की जा सकती है, क्योंकि आपको उस गैस को क्रिटिकल टेम्परेचर से कम पे रखना है लिक्विफाई करने को, और वो इजी है। ऐसी गैसेस जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर लो रहता है, आपको उनको लिक्विफाई करने के लिए उनके क्रिटिकल टेम्परेचर से भी लो टेम्परेचर पे पहले रखना पड़ेगा। दैट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन दैट लो टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे किसी गैस को लिक्विफाई करने के लिए जो प्रेशर चाहिए वो उसका क्रिटिकल प्रेशर है, और उस समय 1 मोल गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है वो क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाता है। तो ये रियल गैसेस है। तो गैसेस स्टेट से रिलेटेड ये सारी टर्म्स है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी वगैरह की जो टर्म रहती है वो जेई एडवांस के लिए रहती है, तब अपन उनको कोलिजन फ्रीक्वेंसी की टर्म्स को तब देखेंगे। तो अभी इसमें कोई डाउट है आपको? गैसेस स्टेट की थ्योरी मेनली मैंने आपको ये रिपीट कर दी, मेन थ्योरी के जो पॉइंट्स थे। शिवांग? सर वो पेलोड, सर पेलोड का जो बता कॉन्सेप्ट है, दीजिए। पेलोड का भी जो कॉन्सेप्ट है कि वो एक बलून कितना मास उठा सकता है, तो इसके लिए अपन बॉयंसी फोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये कितना बॉयंसी फोर्स इसको मिलेगा। तो वेट जो इस बलून ने एयर का जो वेट डिस्प्लेस किया है और इस पेलोड का हम वेट निकाल सकते हैं कि ये कितना वेट है। तो फॉर्मूला उसमें पैकेज में दिया हुआ है, इसको देखना। और क्या? गैस के लिक्विफिकेशन कर्व, अगर किसी गैस का पीवी ग्राफ बनाए तो जब गैस लो टेम्परेचर पे रहती है तब ये ग्राफ ऐसा आता है, मतलब यहां से यहां तक गैस बॉयल्स लॉ को फॉलो करती है और प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं वॉल्यूम कम होता जाता है। यहाँ पर अचानक से वॉल्यूम कम हुआ क्योंकि यहाँ गैस लिक्विफाई हो गई। फिर यहाँ पर वॉल्यूम कम करने के लिए आपको बहुत ही प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ रहा है। यहाँ गैस लिक्विड बन चुकी है, तो यहाँ लिक्विड है, यहाँ गैस है। यहाँ पर गैस लिक्विड के बीच की कोई चीज है, टेम्परेचर हमने बढ़ा के हाई कर दिया तो ये कर्व ऊपर शिफ्ट होती है और फिर वो ऐसी चली जाती है, फिर वो ऐसी हो जाती है।
पूरा ग्राफ ऊपर शिफ्ट होता, लेकिन ये एरिया छोटा हो गया। फिर टेम्परेचर हम बढ़ाते जाते हैं तो गैस के लिक्विफाई होने वाला एरिया छोटा होता जाता है और अल्टीमेटली एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिसके बाद गैस का लिक्विफाई होने की ये फ्लैट रीजन खत्म हो जाता है। इसके बाद ये सारे कर्व ऐसे ही रहेंगे, मतलब यहाँ पर ये सिर्फ गैस ही रहेगी। तो दिस इज द टेम्परेचर, ये कर्व जिस टेम्परेचर पे आई है वो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है। और ये जो एक एरिया इनक्लोज होगा इस पूरे ग्राफ में, इसके एरिया के अंदर बाहर ये गैस रहेगी, इधर लिक्विड रहेगी, मगर इधर गैस लिक्विड रहेगी। मतलब ये मैटर की एक नई स्टेट आ गई, गैस गैस लिक्विड, ये एक नई स्टेट आ गई। लेकिन इस ग्राफ में कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप अगर इस ग्राफ में पहले इस टेम्परेचर इस पॉइंट पे थे, आप गैस थी आपके पास, आप उसको हीट करो कांस्टेंट वॉल्यूम पे और क्रिटिकल टेम्परेचर से हाई पे चले जाओ। अभी गैस ही आपके पास, चूंकि क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर चले गए हो, इसको कंप्रेस करो, ये लिक्विफाई नहीं होगी, अभी भी गैस है आपके पास। अब इसको ठंडा कर दो, इसका वॉल्यूम कम कर दो, इसको कंप्रेस, इसको टेम्परेचर कम करके यहां आ जाओ, तो आपने सीधे लिक्विड पे आ गए गैस से। मतलब गैस गैस लिक्विड, गैस लिक्विड बीच की स्टेट लानी नहीं पड़ी आपको। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट्स, कि गैस और लिक्विड स्टेट आपस में कंटिन्यूअस स्टेट है, बीच में कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, कोई नया की स्टेट नहीं है इनके बीच में। ठीक है, तो गैसियस स्टेट की ये सारी चीजें हैं। थ्योरी मैंने आपको रिवाइज करवा दी, फॉर्मूलेस और उनके मीनिंग, खासतौर से मीनिंग हमने वापस से देख लिए कि उन फॉर्मूलेस के मीनिंग कैसे निकालना है। क्वेश्चन दो तरह के आते हैं, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लगा के आपको वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आंसर निकालना रहता है, एक अननोन वेरिएबल। दूसरे क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूले से मीनिंग निकालने वाले, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो ये दो तरह के क्वेश्चन आप ट्राई करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस एंड स्टोइकियोमेट्री। तो दिस इज एंड ऑफ द क्लास।